शुरू करते हैं बेटा आज वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है ये मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक है। वेक्टर्स आपका क्लास 11th का, पूरी 11th का, पूरी 12th का, मतलब फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हर पार्ट में, हर चैप्टर में, हर जगह अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। हर चैप्टर में लगेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्मेट में। So it is the most important chapter of your entire physics. Even जो हमने पिछला चैप्टर किया है उसमें भी वेक्टर्स लग रहा था, उसमें भी वेक्टर्स लग रहा था। कैसे लग रहा था वो अभी आपको एक आध दिन में समझ में आएगा कि उसमें कैसे लग गया। ठीक, शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स में द फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहला पार्ट जो हम वेक्टर्स में बात करेंगे वो है वेक्टर होता क्या है। वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be represented in the form of magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ना हो, डायरेक्शन भी हो साथ में, उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने शायद बचपन में भी पढ़ा। बट अब हम थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं। मैंने बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर होंगे तो क्या होगा? वेक्टर। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो हर क्वांटिटी वेक्टर होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब? फॉर अ वेक्टर, फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। नंबर वन, इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो कि अभी तक आपने पढ़ा। नंबर टू, इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बला है? इसको हम अगली एक दो क्लासेस में पढ़ेंगे। मतलब क्या? अभी एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन जब आप करते हो तब 1+1 को आप 2 लिखते हो, जो कि होता है। 1+2 को आप 3 लिखते हो, जो कि होता है। सो नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन में आप सिंपली टर्म्स को ऐड करते हो। वेक्टर एडिशन में जरूरी नहीं है। वेक्टर एडिशन में 1+1 0 भी हो सकता है, 1+1 0.5 भी हो सकता है, 1+1 1 भी हो सकता है, 1+1 1.5 भी हो सकता है, 1+1 1.8 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए द फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन इज दैट इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो जरूरी है ही है वेक्टर होने के लिए। दूसरी कंडीशन वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? कि उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, वो थोड़े दिन में बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले आने वाली एक दो क्लासेस में। बट अभी इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं
उसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक करंट अगर आपके पास है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। आपको मालूम है ना, करंट का मैग्नीट्यूड होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। उसकी डायरेक्शन भी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर। बट स्टिल it is not a vector because it does not follow laws of vector addition। बात समझ में आ गई? उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। इट विल बी मोर क्रिस्टल क्लियर जब हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। मैं अभी आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं, ब्रीफ एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने इधर से लगाया 1 न्यूटन फोर्स, इधर से लगाया 1 न्यूटन फोर्स, ओवरऑल इफेक्ट कितना मिला? 0 का। 2 नहीं हुआ, मतलब 1 प्लस 1 वेक्टर में 0 हो गया इस एग्जाम्पल में। बट अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो, 1 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर से आया, दोनों मिलके एक वायर में चले गए 2 एम्पियर, तो वहां पे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगता कि करंट किस एंगल पे आ रहा है, किस डायरेक्शन पे आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दैट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इट विल बी मोर क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूं, इट विल बी मोर क्लियर जब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। अभी आपको ये कंसेप्ट की फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एरो। ये एक एरो बना दिया, दिस एरो इज अ वेक्टर। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसको बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। इसमें ये जो एंडिंग पॉइंट आप देख रहे हो, टर्मिनेटिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। दोबारा, स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज टेल ऑफ अ वेक्टर, टर्मिनेटिंग पॉइंट इज नोन एज हेड ऑफ अ वेक्टर। लाइन सेगमेंट और वेक्टर में क्या फर्क होता है? लाइन सेगमेंट जब आप 10th में बनाते थे तो दोनों साइड एरो बनाते थे, विच मींस कि दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है। वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, इधर अप और डाउन। तो वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट पे डॉट, उसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ अ वेक्टर। और जो एंड पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। नाम लिखना हो, अगर इसका ए नाम है तो ए के ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे, दिस शोज दैट ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो ए के ऊपर मैंने एरो लगाया, दैट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग कि मैंने राइट साइड पे क्यों लगाया, वो सिर्फ सिंबल है। मतलब वेक्टर इधर भी होगा तब भी ए के ऊपर एरो ऐसा ही लगेगा। तो ये सिर्फ ए के ऊपर जो मैंने एरो लगाया, दैट इज अ सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हां सिंबल की फॉर्म में हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, इस लेंथ को, ये लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए के ऊपर एरो लगा हुआ था, उस पर मॉड लगा दो। मॉड मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपली ए लिख दो। इसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? दोबारा मैंने बोला, वेक्टर अगर आप लिखते हो तो ऊपर एरो साइन लगाते हो, विच शोज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप लेंथ की बात करते हो तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? कुछ पूछना है किसी ने तो बोलिए। यहां तक कॉपी कीजिए पहले, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे। बाकियों का भी हो गया बेटा? आगे देखिए, अब हम इसकी केसेस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे लेते हैं, वो देखिए।
सबसे पहली सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। सामने समझेंगे, कॉपी का काम बाद में होगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट in coordinate system is a vector starting from origin to that point। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब टेल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? टेल। एंडिंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा होता है? हेड। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि टेल हो ओरिजिन पे और वो किसी पॉइंट तक जाए, तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। जैसे मैं पहले 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये पॉइंट है पी पॉइंट। पी पॉइंट अगर मैं ओरिजिन से पी को ज्वाइन करता हूं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सो ओ से पी का जो वेक्टर होगा, अब देखो कैसे नोटेशन कैसे लिखी। अगर ए से बी की तरफ वेक्टर जाएगा तो ए बी वेक्टर लिखेंगे। तो ओ से पी की तरफ वेक्टर गया तो ओपी ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ओपी वेक्टर। सो ओपी वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है बच्चा? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट की पोजीशन को इलैबोरेट करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। अब सपोज करो इसकी लेंथ वगैरह निकालते हैं, इसका एंगल निकालते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करके नहीं, उसका हमें मैग्नीट्यूड भी देना पड़ता है और उसकी हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। तो सपोज ये पॉइंट हो ए कॉमा बी, आपने परपेंडिकुलर डाला पी पॉइंट से, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया पी पॉइंट से। ए कॉमा बी का मतलब क्या होगा? दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी। यस और नो? होगा कि नहीं? एक लेंथ ए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है ए और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है बी। सो इसकी जो लेंथ होगी पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? सो मतलब ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। यस और नो? बेटा वो डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं से बना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पाइथागोरस से तो समझ में आ गया ना बिटिया? ओके, अभी आगे देखते हैं। वेक्टर को मैं ये नहीं बोल सकता कि एक वेक्टर उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, भाई डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो मैंने यहां पे बोला कि लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या आप tan थीटा लिख सकते हो b बाय ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस? यस और नो? सो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए। अब ये नई नोटेशन आ गई जो आज तक आपने नहीं पढ़ी, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये 1/tan नहीं है, इसका मतलब ये एक नया फंक्शन है। जैसे आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरह से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन इनवर्स, इसका 1/sin मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कानों को हाथ लगा तो नहीं है। साइन इनवर्स एक नया फंक्शन है। जैसे साइन एक फंक्शन है, उसी तरह साइन इनवर्स भी एक फंक्शन है। ये 12th में आएगा मैथ्स में डिटेल में। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स,
सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मतलब क्या होता है, जब आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो, किसी एंगल पे साइन कॉस टैन लगाते हो, एक वैल्यू आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन 45 डिग्री यानी π/4 इज 1/√2। पता है ना सबको, 45 को π/4 लिखते हैं साइन रेडियंस में। साइन π/4 1/√2 है। अगर मैं साइन को राइट साइड पे सोचता हूं तो π/4 हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। फर्क समझ में आ गया? ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स पे लगती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सैन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे लगती है और आंसर एंगल आता है। दोबारा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे लगती है और आंसर वैल्यू आती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे लगती है और आंसर एंगल आता है। समझ में आई बात? क्लियर? सो ये इसको ये लिखने का तरीका है सिर्फ, जैसे सपोज कभी मेरे पास आया tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब आपको वैल्यू तो नहीं पता, तो आप थीटा को क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/4। बस, ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल्स अभी आपको फिजिक्स में नहीं यूज करनी होगी। सीधा सपोज मेरे पास आया कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते cos थीटा की वैल्यू 1/21। अब आपको तो नहीं पता cos की वैल्यू 1/21 कब होती है, तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/21। समझ में आ गई बात? सो इसमें हम इलेबोरेटेड आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ओपी इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड √a² + b² and making an angle tan inverse b/a with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हो गई कि आपने मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर दिया और एंगल भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा। यहां तक समझ में आई? ये था 2 डायमेंशंस। अब आ जाते हैं इसमें 3 डायमेंशंस में। जब हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे, 3 डायमेंशंस का मतलब होता है जब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स हो। अब वो इस पे समझाना बड़ा मुश्किल है, 3D पिक्चर इस पे समझानी बड़ी मुश्किल है, बट कोई नहीं, लेट मी ट्राई। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैंने बोला ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, इसका ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पॉइंट ओपी, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये हवा में है पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा हवा में। चलो हवा में निकालते हैं इसको। दिखा हवा में? चलो अभी भी नहीं दिखा अगर किसी को तो और देखो, और निकालते हैं हवा में बाहर इसको। अब तो दिख गया। दिस इज 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशंस में अगर पॉइंट है a, b, c, अगर पॉइंट है a, b, c, तो ये OP का मैग्नीट्यूड होगा √a² + b² + c²। जब आप 2D आपने पढ़ा तब आपने एक एंगल लिखा एक्स एक्सिस के साथ। ऑब्वियसली अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री होगा, बट 3D में जरूरी नहीं है। अगर एक्स के साथ 30 है, हो सकता है वाई के साथ भी 30 हो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं कैसे हो सकता है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसको लेते हैं गामा। सो अल्फा होता है एंगल विद एक्स एक्सिस
बीटा होता है एंगल विद वाई एक्सिस, गामा होता है एंगल विद जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है किसी भी वेक्टर का वो क्या कहलाता है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कहलाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कहलाता है गामा। अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों के फॉर्मूलाज क्या होते हैं? इन तीनों के फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से हैं। कॉस अल्फा ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा ये होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, और कॉस गामा ये होता है जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसको लिखते हैं एल, इसको लिखते हैं एम, इसको लिखते हैं एन। ये तीनों कहलाते हैं, इनका स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आप ध्यान से देख सकते हो तीनों के स्क्वायर का सम 1 आएगा, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये इनका रिलेशन होता है। दोबारा मैंने बोला वेक्टर की जो लेंथ है, जो 3 डायमेंशन में एबीसी पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और 3 एंगल्स जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ बनते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। उनके कॉस मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये उनके फॉर्मूलाज हैं। कॉस अल्फा का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस गामा का जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इसको मैं यहां पेपर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अब मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें मैंने इलैबोरेट किया है, प्लीज देखिए उसको। हेलो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से पोजीशन वेक्टर की लेंथ, किस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हो और कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो अपने दिमाग में। नाउ व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and the red point is the origin. Now this one is the z axis. So this is a 3-dimensional coordinate system with x, y and z axis. Now let's suppose I have to move some length along the x axis. So let's suppose मेरे को मूव करना है पॉइंट a, b, c पे। अगर मुझे a, b, c पॉइंट पे जाना है तो इट मींस a लेंथ अलोंग द x एक्सिस, b लेंथ अलोंग द y एक्सिस एंड c लेंथ अलोंग द z एक्सिस। हाउ डू आई गो अबाउट इट? सो पहले मैं मूव किया पॉइंट o से एक a पॉइंट तक, एक a पॉइंट तक, द लेंथ इज लेट्स सपोज स्मॉल a। देन आई मूव फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, that is b length. So मैंने क्या किया, a, b पॉइंट पे आ गया। The length on the base will be under root of a square plus b square. You can see it is a right angle triangle. So the length is under root a square plus b square. You can very easily see that it's a 90-degree angle. Now let's suppose now I move vertically up. So I've moved a along x axis, b along y axis. अब suppose मुझे z axis के along move करना है, तो लेट्स सपोज मैंने मूव किया C along Z axis. So this is the point, ये क्या हो गया आपका पोजीशन P पॉइंट, कोऑर्डिनेट इसके A, B, C। आप देख सकते हो दिस B is also perpendicular to C। अगर आप एक तरफ से देखो तो नहीं, पर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। सो द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रेड पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस प्लेन। इस प्लेन में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप खुद से देखो, दिस लेंथ, तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। सो ये लेंथ आपके पास कौन सी आएगी, एक बार मैं इवैल्यूएट करके आपको दिखाता हूं। आप अगर इधर से शुरू हुए थे, मैं मार्क करके
लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P पॉइंट, सो दिस इज P पॉइंट, ये था हमारा O पॉइंट, दिस लेंथ वॉज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस लेंथ वॉज C. सो ये लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो बेसिकली आप देखिए ध्यान से, दिस इज C, दिस इज O, ये रहा पॉइंट P. आप अगर ध्यान से देखो, सो दिस लेंथ, दिस वेक्टर OP, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो गया, लेंथ हो गया पोजिशन वेक्टर का, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P इन 3 डायमेंशंस. सो द लेंथ ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर will be under root of a square plus b square plus c square. Now let's move to the next point. इसको हटा देते हैं. Now अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे? डायरेक्शन कोसाइंस होते थे वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस होता था वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ. एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखो, ये था वो वेक्टर, मैं सिर्फ अब इसको बना रहा हूं, ये था वो वेक्टर. ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो हो गया ये वाला एंगल इस तरफ अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. और वो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, दिस इज गामा. एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल इज बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल इज गामा. अगर आप अल्फा निकालना चाहो तब आप ट्राइंगल कंसीडर करो. देखो ध्यान से, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट A है. ट्राइंगल कंसीडर करो OPA. OPA मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूं, OPA. इस ट्राइंगल में OPA, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल आपको अगर दिख रहा हो तो, सो अल्फा एंगल क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल OPA. OPA, OPA, OPA. इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा. सो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, ये क्या आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा. दोबारा देखो, अल्फा है एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज A, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसी तरह बीटा अगर आपको निकालना है, सो अब आप क्या करो, इस तरफ प्लेन कंसिडर कर लो. जब आप इस तरफ प्लेन कंसिडर करोगे, ट्राइंगल कंसिडर करो OP और यहां पे जो परपेंडिकुलर डाल के आया, सो कॉस बीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. सिमिलरली जब आपको जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉस गामा. सो कॉस अल्फा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस गामा जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. तो दिस इज OP. OP कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अल्फा एंगल ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ कॉस अल्फा इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. बीटा ये एंगल हुआ, दिस वन, कॉस बीटा कितना हुआ, B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. गामा ये एंगल हुआ, ये हुआ कॉस गामा इक्वल टू अंडर रूट C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो ये आपका एक, मैंने कोशिश की 3 डायमेंशनली आपको एक्सप्लेन करने की, और पोजिशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. वो तो आएगी 3D में, तो हो ही जाता है यार. इसमें तो इसमें 2D समझ में आ सकता है. पेपर इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो पेपर पे, बोर्ड पे 2 डायमेंशन पिक्चर बन सकती है. जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं अपने रूम में बताता हूं कि इस रूम में इसको A सोचो, इसको B सोचो, तब भी समझ में आ जाता है क्योंकि रूम 3D है. बट पेपर पे ऑनलाइन वर्चुअली 2D 3D समझाना, कान पकड़े हुए मैंने, नहीं समझ में आ सकता. बहुत कोशिश की मैंने कल. चले आगे बेटा.
आगे देखिए बच्चा, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर के बाद, आई होप आप सबको वो वाला समझ में आ गया होगा वीडियो से। आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाम से ही क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल वही करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। किसी इनिशियल पॉइंट से आप किसी फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वो क्या आ जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे ध्यान दें, ये आपके पास पहले 2D में एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास ये 2 डायमेंशंस में है, दिस इज x एंड दिस इज y। लेट्स सपोज कोई बॉडी इस P पॉइंट से Q पॉइंट पे चली गई, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। या थोड़ा दूसरा बनाता हूं, दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। P पॉइंट से Q पॉइंट तक कोई बॉडी चली गई, सो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा O से P का। खैर उसकी जरूरत नहीं है, रुक जाओ, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q का क्या होगा? आप P से Q ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। तो PQ वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। अब लेट्स सपोज P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। यहां से परपेंडिकुलर डालूं, सो दिस बिकम्स x1, दिस बिकम्स y1, राइट। इसी तरह x यहां से परपेंडिकुलर डालूं, दिस बिकम्स x2 एंड दिस बिकम्स y2। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, सो ये लेंथ आएगी आपके पास बीच वाली x2 माइनस x1, इजंट इट? टोटल में से स्टार्टिंग वाली माइनस कर दो, बचा x2 माइनस x1। इसी तरह ये हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी? y2 माइनस y1। सो यानी PQ की जो लेंथ आएगी पाइथागोरस से, वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब एंगल के लिए लेट अस एक्सटेंड दिस, यहां तक ज्वाइन कर देते हैं। If this angle is theta with the x-axis, this is also theta. Corresponding angles, tan theta कितना हुआ? Tan theta हुआ perpendicular upon base। मैंने इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में tan theta कितना हुआ? Perpendicular upon base, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और आपने डायरेक्शन भी निकाल ली। तो यहां पे आप थीटा को क्या लिखोगे? यू विल राइट थीटा एज tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, सो एंगल भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। पिछले वाली सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या फर्क आया? देखो ऊपर वाले में जब हमने पोजीशन वेक्टर की बात की, तो पोजीशन वेक्टर में थीटा आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टैन थीटा बी बाय ए। यहां पे कोऑर्डिनेट्स की जगह डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब ए की जगह क्या यूज हुआ? x2 माइनस x1, बी की जगह क्या यूज हुआ? y2 माइनस y1। मतलब पोजीशन वेक्टर में अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अंडर रूट ऑफ डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसी तरह वहां पे tan थीटा था y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, यहां पे tan थीटा कितना हो गया? चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली फॉर 3 डायमेंशंस,
अगर आपके पास कोई पॉइंट P है विच इज x1 y1 z1 एंड Q है तो विच इज x2 y2 z2, सो PQ का मैग्नीट्यूड वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें एंगल्स की तो अगेन 3 एंगल्स निकलेंगे, सेम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, उसमें था x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, इधर होगा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। सेम कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं, वहां पे कोऑर्डिनेट्स थे, यहां डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा ये हो जाएगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सिमिलरली cos gamma that is z2 minus z1 upon under root of x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square plus z2 minus z1 का square। इसको भी बोलेंगे L, M और N, डायरेक्शन कोसाइंस इनका नाम, डायरेक्शन कोसाइंस इनका नाम, और रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर। बात समझ में आई? प्लीज यहां तक कॉपी कीजिए पहले। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ओरिजिन हो सकता है इनिशियल पॉइंट? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, फाइनल पॉइंट जिस भी पॉइंट पे आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में भी आ जाएगा, पोजीशन की कैटेगरी में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। सम डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं आज हम सारी करेंगे, बट वन एक छोड़ के। कौन सी छोड़ के? यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगली पूरी क्लास में यूनिट वेक्टर करेंगे, वो लंबा है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आज का है इक्वल वेक्टर्स। किन्हीं दो वेक्टर्स को, कोई भी दो वेक्टर्स जो हो उनको आप इक्वल, बराबर कब बोलते हो? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो। साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? एनी टू वेक्टर्स are said to be equal if they have equal magnitude and same direction। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर्स। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, कोई एक वेक्टर गिवन है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector having same magnitude as that of given vector but opposite direction। सो नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट। मतलब ये ए वेक्टर है, जैसे इसकी लेंथ सपोज 3 यूनिट्स है, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट।
तो वेक्टर्स में और स्केलर्स में बहुत ही मेजर डिफरेंस है माइनस साइन का। स्केलर्स में माइनस साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला रूम का टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस है, रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, ये वैल्यू में डिफरेंस है। मैंने बोला एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, एक बॉडी पे फोर्स लग रही है -5 न्यूटन, ये वैल्यू का फर्क नहीं है, डायरेक्शन का फर्क है। सो वेक्टर में जब हम माइनस साइन लगाते हैं इट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। स्केलर में माइनस साइन लगाते हैं तो वो वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे आपको ध्यान होगा जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उन सब में मैंने किसी एक डायरेक्शन को प्लस माना था, ऑपोजिट वाली माइनस हो गई थी, हाँ कि ना? वो यही कॉन्सेप्ट था कि जो चीज ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव, क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है। जो डाउनवर्ड हो गया वो अपने आप क्या बन गया? नेगेटिव, क्योंकि ये सब वो, और वो किस में लगाए थे? डिस्प्लेसमेंट में, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में, क्योंकि वो सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटीज नहीं थे। तो वेक्टर्स में अगर कहीं माइनस साइन लगा हो इट मींस रिवर्सल इन डायरेक्शन, स्केलर में माइनस लगा हो इट मींस द ओनली चेंज विल बी इन द वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। स्केलर में माइनस साइन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर में माइनस साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स lying in same plane, एक ही प्लेन में हो, आर कोप्लेनर। प्लेन ऑफ पेपर पे मैं जितने भी वेक्टर्स बना रहा हूं ये सब कोप्लेनर हो गए। जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था उसमें एक्स वाई प्लेन थी ना जमीन, उस पे मैं जो मर्जी वेक्टर ले लूं वो सब क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। एक्स वाई प्लेन, फिर एक थी ऐसे प्लेन, तो इस प्लेन के वेक्टर सारे जितने होंगे कोप्लेनर। इस प्लेन में मैं जितने वेक्टर्स बनाऊं ये सब क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। इसका वेक्टर और इसका वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे, इंडिविजुअली ये सारे कोप्लेनर होंगे, इंडिविजुअली ये सारे कोप्लेनर होंगे। एक ही प्लेन पे जितने वेक्टर्स बने वो सब क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। अगली टर्म, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स which act along parallel lines। ऐसे वेक्टर जो पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर्स, ध्यान दो ये पैरेलल लाइंस है, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाता हूं, ये पैरेलल लाइंस है, इन लाइंस के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होंगे ये सब कोप्लेनर कोलिनियर होंगे। माने 1 2 3 4 ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये चारों के चारों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। मतलब these vectors may or may not have equal magnitude, हो भी सकता है बराबर मैग्नीट्यूड, नहीं भी हो सकता, and they are either parallel और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको हम नाम देते हैं एंटी पैरेलल। ऑपोजिट डायरेक्शन वो कहलाते हैं एंटी पैरेलल। तो ये जो वेक्टर्स हैं, जो मैंने कोलिनियर वेक्टर्स जिनका नाम दिया, ये कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो कि पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। चारों क्लियर है यहां तक?
ये चारों टाइप क्लियर? किसी को डाउट है? आगे देखते हैं, अगले दो टाइप और देखते हैं। फिफ्थ, को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से क्लियर है? इनिशियल, स्टार्टिंग, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। सो को इनिशियल वेक्टर्स, these are the vectors whose initial point मतलब starting point is same। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। दैट इज देयर टेल्स कोइंसाइड। स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम हो, टेल दोनों की मीट करे, इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक। लास्ट, को टर्मिनस वेक्टर्स, सेकंड लास्ट, लास्ट अगली क्लास में आएगा, विच इज योर व्हाट यू कॉल यूनिट वेक्टर, वो अगली क्लास में। नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स कौन से होते हैं? These are the vectors whose terminating point मतलब end point is same. That is their tails coincide. Sorry, their heads coincide. Heads, sorry. So ending point जिनका सेम हो, टर्मिनेटिंग पॉइंट जिनका सेम हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर्स करेंगे। तब तक आपको इस लेक्चर को कम से कम एक बार दो बार देख के सारी टर्म्स याद करके तब आना है अगली क्लास में, क्योंकि यूनिट वेक्टर तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल सहित, अगर आप ये चीजें अच्छे से करके आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।